नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसानों से सरकार की बात अब तक नहीं बनी है। सरकार संशोधन की बात कर रही है तो किसान तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। आज से किसानों ने हाईवे जाम करके आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। किसानों को सरकार कैसे मनाएगी, आंदोलन का आखिर क्या सलूशन निकलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप न सिर्फ एक तेज तर्रार नेता हैं, बल्कि आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप वक्त से पहले टारगेट को अचीव करने के लिए जाने जाते हैं। तो किसानों को मनाने का ये टारगेट सर अब तक ये सरकार अचीव क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले 5-6 साल में हमारी सरकार आने के बाद हमने विशेष रूप से किसानों के लिए जो कार्य किया है उसके बहुत अच्छे फल मिलने की शुरुआत हुई है। सबसे पहली बात यह है कि किसानों में जिस प्रकार की भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह किसानों की दिशा भूल कर रहा है। अभी जैसे ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कानून के बारे में चर्चा हो रही है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति भी रहेगी और किसान अपने माल को और भी कहीं बेचना है तो बेच सकता है। इसके पहले बंधन ये था कि किसान को अपना माल बाजार समिति में ही बेचना पड़ता था। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात बताता हूं। मेरी नागपुर के पास धापेवाड़ा में खेती है। इसी खेती में से हम लोग, हमारी सब्जी आती है, पहले बाजार में ले जाते थे। अब ये पूरी सब्जियां हम लोग एक शेतकरी बाजार करके है प्रताप नगर चौक में, वहां बेचते हैं। हमको बाजार समिति से 10 रुपए ज्यादा कीमत भी मिलती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमत से ज्यादा जो बाजार में जाते तो 8% दलाली देनी पड़ती थी, वो भी नहीं देनी पड़ेगी। तो मुझे बाजार एक बार आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं समझ रही हूँ कभी कभी एक खांसी का दौर एक शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और फिर अपने बात को पूरा करें। जाहिर है किसानों का ये मसला ऐसा है, और क्योंकि ये सरकार नितिन जी जानी जाती है अपने कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है? किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। और इस बार जो राजनीतिक दृष्टि से जिनको आज अस्तित्वहीन हो गए थे, वो इस बहाने किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। सही में स्थिति यह है कि बाजार में किसान के फसल को ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। आज आपको पता होगा हमारे पास शुगर सरप्लस है। पिछले साल 6000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की, 10 रुपए किलो सब्सिडी दी। आज हमारे पास चावल 280 लाख टन चावल सरप्लस है, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं, फिर भी हम एमएसपी में चावल खरीद रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी सरकार ने चावल से इथेनॉल बनाने का निर्णय किया है, जो पेट्रोल का विकल्प है। और 450 करोड़ लीटर इथेनॉल हमारे देश में आ रहा है, जो 10% पेट्रोल में मिलाने के लिए भी काफ़ी नहीं है। उसके लिए 1600 करोड़ लीटर चाहिए। इसके बाद हमने ये भी निर्णय किया है कि हम डीजल में भी 10% इथेनॉल डालेंगे। मुझे लगता है ये सब निर्णय तो किसानों के हितों में है, पहली बार हुए हैं, ऐतिहासिक निर्णय है। और इससे मक्के से, चावल से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। अब शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से इथेनॉल बनेगा। इतना ही नहीं तो मैंने इथेनॉल पर चलने वाली बाइक भी बजाज की और टीवीएस की लॉन्च कर दी है। अब हमारे गाड़ियों में, 4 व्हीलर में जितनी कंपनियां हैं, BMW, मर्सिडीज, हुंडई, सभी प्रकार की, इसमें फ्लेक्स इंजन लगेगा। तो उसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल कुछ भी डाल सकते हैं। तो पूरे किसानों को इसका फायदा जिन हाईवेज पर ये 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स दौड़ेंगे, उन हाईवेज को तो ब्लॉक करने की तैयारी किसानों ने कर ली है। क्योंकि एक मत ये है, क्योंकि आपने कहा कि एफसीआई के गोदामों में भंडार किया जा रहा है और एमएसपी के तय एमएसपी पर ही अगर हम भंडार और आगे करते जाएंगे, जबकि हमारे भंडार सरप्लस में है, तो क्या दूसरा पक्ष ये है कि इस पर सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ। इथेनॉल की बात काफ़ी अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी ने इसका निर्णय किया
और 2022 के बजाय 2 साल पहले ही 10% इथेनॉल का टारगेट हासिल करने की बात कही। अब शुगर बनाने के बजाय इथेनॉल बनाएंगे तो शुगर कम बनेगी, तो हमारी समस्याएं सुलझाई जाएगी। अगर 280 लाख टन चावल पड़ा हुआ है, इसके बजाय अगर इसका इथेनॉल बनेगा तो किसानों की भी राहत मिलेगी, गाँव में रोजगार होगा, गाँव में इंडस्ट्री आएगी और इसके कारण चावल का स्टॉक भी कम होगा और चावल का भाव बढ़ेगा। अब इसी प्रकार से कॉर्न की एमएसपी 1700 रुपये है, 1000 रुपये तक भाव है। कॉर्न से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल रही है, तो कॉर्न इथेनॉल में जाएगा तो स्वाभाविक रूप से कॉर्न का भाव बढ़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता, अभी हमारी सरकार ने जो तेल इंपोर्ट हो रहा था मलेशिया से, पाम ऑयल या बाकी, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई ताकि हमारे देश के सोयाबीन है, सरसों है, ये सब बातों की, इसके तेल बीज की भी भाव बढ़े। तो हर बार सरकार ने किसानों के हितों के लिए काम किया। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लाई, जो 50% से काम पूरा और जो प्रकल्प बंद पड़े थे उसको सिंचाई के लिए पैसे दिए। मैं ही मंत्री था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान के बीच में करीब 7 अनेक झगड़े थे, प्रकल्प अटके हुए थे। ऐसे 7 राज्यों के बीच में जो झगड़े थे, हमारी सरकार आई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, हमने सब प्रकार के निर्णय किए ताकि किसान के खेत को पानी मिलेगा, सिंचाई बढ़ेगी। तो आज एक प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए विशेष रूप से फल फूल सब्जियों के प्रक्रियाओं के लिए, किसानों के इंश्योरेंस के लिए, फिशिंग के लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया है। हम ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, अब मुझे बताइए कि एक इंडस्ट्री अगर बीमार हो जाती है, बाद में बंद पड़ जाती है, तो हम उसके साथ जॉइंट वेंचर पार्टनर लाते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करता है, इंडस्ट्री में आधा प्रॉफिट उसका, आधा उसका होता है, फिर इंडस्ट्री फायदे में आती है, उसका कर्जा चूक जाता है। वैसे जो किसान है, मैं विदर्भ में हूँ, महाराष्ट्र में, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के पास सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ड्रिप के लिए पैसे नहीं है, जमीन ऐसी पड़ी हुई है, बंजर जमीन जैसी पड़ी हुई है, क्योंकि पैसे नहीं है, कर्जे के बोझे में किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर उस समय कोई आता है और बोलता है कि मैं जमीन की ट्रैक्टर से नांगरेटी करूंगा, मैं बीज लाऊंगा, खाद लाऊंगा, पानी दूंगा और जो उत्पादन मिलेगा उसका खर्चा जाने के बाद आधा प्रॉफिट किसान का होगा, आधा मेरा होगा, तो क्या इससे किसानों को राहत नहीं मिलेगी? किसान के पास लेकिन गडकरी जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों का कहना यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग धीरे धीरे किसानों से उनका जमीन का मालिकाना हक छीन लेगी और सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथों में चला जाएगा। पहली बात, कोई कॉर्पोरेट की बात पूरी तरह झूठ है और कोई किसानों को, जैसे आज हमारे यहाँ बटे में खेती देते हैं, आज भी प्रथा है देश में, और इसमें क्या किसान, वो बटे देने वाले की मालकी की खेती कभी होती है क्या? जमीन तो 7/12 पर उसका ही नाम रहेगा। केवल 2 साल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 साल में जो उत्पादन में ज़्यादा बढ़ता है, उससे जो प्रॉफिट मिलता है, वो बेचारे किसान को आधा मिलता है, आधा उसको मिलता है। आज किसान की ताकत नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसमें खेती में डालने के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए पैसा नहीं है, कि जमीन बंजर पड़ी हुई है। ऐसे स्थिति में कोई दूसरा आदमी पैसा इन्वेस्ट करेगा गांव का भी, तो वो क्या कॉर्पोरेट हो गया क्या? पूरी तरह किसानों को गुमराह करने की बात चल रही है। आज पहली बार स्वाधीनता के बाद इस 6 साल में हमारी सरकार आई, तो मोदी जी के नेतृत्व में आज तक जितने निर्णय नहीं हुए, उतने किसानों के हितों के निर्णय इस समय हुए हैं और ये पूरी तरह किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं कम से कम 15-20 साल से किसानों में काम कर रहा हूँ और मैं तो, आप नागपुर में आइए, आपके यहाँ रिपोर्टर है, आज जाकर देखिए, मेरी सब्जी आज सुबह शेतकरी बाजार में गई है। आज हमारे यहाँ कलमना मार्केट में जो भाव है उससे 10 रुपये ज़्यादा भाव मुझे मिला है और उसके साथ जो 8% बाजार में सब्जी बेचने के बाद दलाल को देना पड़ता था, वो भी बच गया है। तो मेरे को 1 किलो के पीछे 10 रुपये का फायदा हुआ है। अगर ये फायदा किसानों को मिलता है तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। क्या दलालों का इनकम बढ़ना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है क्या? क्या दलालों के चुंगल से, बिचौलियों के चुंगल से अगर किसान मुक्ति पाता है तो क्या उसमें किसान का हित नहीं है? इस आंदोलन में नितिन गडकरी जी, कई आरती भी इस आंदोलन में शामिल है, समिति में जाकर तो बेचे जी, कई आरती भी इस आंदोलन में शामिल है, जिनके रिएक्शंस भी हमें बीच बीच में मिले थे। अब किसानों की अगली चिंता गडकरी जी एमएसपी को लेकर है। किसान ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वाकई में कहती है कि एमएसपी जैसी थी वैसी रहेगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, तो लिखित में दे दे सरकार। ये आश्वासन लिखित में देने में क्या हर्ज है सरकार को? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी सरकार जिस तारीख से आई है, हर साल में एमएसपी बढ़ी है।
आप ये 6 साल का ग्राफ निकाल लीजिए, और हमने एमएसपी नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता, ये पूछने का सवाल ही इररिलेवेंट है। हमने किसानों को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया और हर बार एमएसपी के साथ, खाद के कीमतों के साथ, दवाई के साथ, सीड के साथ, खर्चा, उत्पादन खर्चे के साथ उसका मूल्य निकालने की पद्धति निश्चित की है और उसी के आधार पर मूल्य निर्धारित हो रहे हैं। आज सरकार खरीद कर रही है, लाखों रुपए उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है और किसान का माल भी खरीद रही है। आज हमारे ये जो हमारी दाल बिया थी, एक समय हमारे यहाँ था, कितने बड़े प्रमाण पे हमने उसकी खरीदी की है, राज्य सरकार को उसके लिए मदद की है। हमारे यहाँ कपास होता है, सीसीआई के तरफ से कपास खरीदने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल हमारे यहाँ 36,000 करोड़ का कपास खरीदी किया है। तो ये सरकार किसानों के साथ तो खड़ी है पूरी तरह से। और ये जब तीनों एक्ट जब पार्लियामेंट में आए थे, राज्यसभा और लोकसभा में, तो इन्हीं पार्टी के नेताओं ने उसके ऊपर सुझाव दिए और उनके सुझाव के आधार पर फिर हमने बिल पास किया है, उनकी बातों को भी माना। और इसके बाद में भी अगर कोई बात रही होगी तो चर्चा के द्वारा आप आइए, बताइए, जो भी किसान के हित में वो करने के लिए सरकार तैयार है। तोमर जी बार बार ये बात कह रहे कि हम भी तैयार है, ओपन माइंड है, पूरे ओपन माइंड से हम लोग उसकी बात को देखने के लिए तैयार है। ये तो कई ऐसे फोटो लग रहे हैं आंदोलन में जिसका कोई संबंध नहीं। जब ध्यान में आ रहा कि इस आंदोलन को मिसगाइड करके और किसानों को कंफ्यूज करके कुछ लोग इस देश में फिर से अराजक मचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो उसको जानबूझकर और बढ़ावा दे रहे हैं, बिना समझते हुए भी। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही, और किसानों ने ऐसे तत्वों से सावध रहना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए। यही मेरा उनसे अनुरोध है। आप ये कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन कम, राजनीति ज्यादा है? 100%। मैं आपको बता रहा हूं कि स्वाधीनता के बाद हमारे 6 साल में सरकार ने जितने किसानों के हितों में निर्णय किए, जितना पैसा दिया है, मुझे बताइए इसके पहले कभी हुआ है क्या? 13 लाख करोड़ हम किसानों के लिए हमने विशेष रूप से पैसे की प्रोविजन, कर्जा उपलब्ध करा के दिया। ये लिमिट कभी थी? किसान क्रेडिट कार्ड दिए, फसल इंश्योरेंस बीमा योजना के लिए हमने जिस प्रकार से योजना बनाई जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। एमएस की हमने लगातार 6 साल में बढ़ाई है और हमने गारंटी दी है ना, सरकार गारंटी दे रही है, हर साल एमएसपी बढ़ी, हमारे 6 साल का रिकॉर्ड है। हम किसानों के हितों में काम करना चाहते हैं, उसका हिसाब जब होगा उत्पादन खर्चे के साथ, हर बार हम कैबिनेट में 50 रुपए 60 रुपए बढ़ाते जाते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री ने कोविड के समय को लेकर हमारे टमाटर हो, हमारे प्याज हो, इसकी स्टोरेज सिस्टम, इम्प्रूव कोल्ड स्टोरेज, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा हुआ है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिशिंग के लिए हमारे देश में सॉल्ट वाटर और स्वीट वाटर में फिशिंग को बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ की प्रोविजन की गई है। हमारी डेयरी में कितना अच्छा काम हो रहा है, मदर डेयरी हो, अमूल डेयरी हो, कितने बड़े प्रमाण पर आज हमारे किसानों को एक राहत दी है कि हम दूध की खरीदी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसानों को एक प्रकार से मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। केवल हमारे यहाँ तेल भी ऐसी है कि जिसका शॉर्टेज है और 90,000 करोड़ का खाद्य तेल हम आयात करते हैं। अब हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के किसान ये इंपोर्ट करने के बजाय हमारे देश में भुईमूग हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, सबकी यहीं पर हमारी यहाँ प्रोडक्शन बढ़े, इसकी कोशिश की जा रही है। तो मैं ये मानता हूं कि आप जिस कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं गडकरी जी, उस पर हाल ही में 2 ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद मैं सवाल पूछूं। पहला बयान तो कल इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री तोमर साहब ने कहा, और आज पीयूष गोयल ये ट्वीट कर रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा के जो किसान नेता हैं वो इसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि वामपंथी विचारधारा अगर इस किसान आंदोलन को हाईजैक करती है तो इसमें किसानों का नुकसान है? देखो, नक्सलाइट मूवमेंट में जिनको पकड़ा गया, कोर्ट में जिनके ऊपर आरोप साबित हुए और इंक्वायरी होने के बाद जिनको जेल में रखा गया है, जो नक्सलाइट को सपोर्ट कर रहे थे, उनको फोटो लेकर वो आंदोलन का क्या संबंध था? वो फोटो वहाँ क्यों दिखे? मुझे बताइए, दिल्ली में जो कुछ दंगे हुए, फसाद हुए, उसमें जिन लोगों ने एंटी नेशनल भूमिका ली थी, जिनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की, उनके फोटो लेके उनको रिहा करने की मांग क्यों की गई? इन 2 विषयों का किसान आंदोलन के साथ क्या संबंध था, मेरे समझ में नहीं आया। और कुछ किसान संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। इसका मतलब यही है कि कुछ प्रवृत्तियां, कुछ तत्व इस किसानों के आंदोलन को मिसगाइड करके उसके साथ अपनी बातों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ये फोटो आपने भी टीवी पर बताया ना सब, मुझे बताइए इनका संबंध किसान आंदोलन के साथ क्या था?
इनमें से किसी ने कभी किसानों के लिए कोई आंदोलन किया था क्या? या जो विषयों पर इनके ऊपर कार्रवाई हुई उसका और इस आंदोलन का क्या संबंध था? ये क्यों फोटो वहां लाए गए? लाने वाले कौन थे? उन्होंने ये कोशिश क्यों की गई? क्या ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और इसके लिए स्वाभाविक रूप से इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कुछ तत्व कर रहे हैं। मैं किसानों का आंदोलन करने का अधिकार जो है उसको स्वीकार करता हूं। लोकतंत्र में उनका अधिकार है, बातचीत करें, उनकी जो भी कुछ सुझाव है उसको सुलझाने के लिए सरकार तैयार है और सरकार किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध है। और अच्छे सुझाव कोई आते होंगे तो उसको भी स्वीकार करके किसानों का कल्याण करने के लिए हम तैयार हैं। नितिन गडकरी जी, आप लोग सबसे मजबूत सरकार हैं, आप मेजॉरिटी की सरकार हैं, उसके बावजूद अगर मुट्ठी बंद किसान नेता जो आपको लगता है कि वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और उनका एजेंडा कुछ और है, वो अगर इतने बड़े आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं तो इतनी मजबूत सरकार फिर क्या कर रही है? वो किसानों को क्यों नहीं मना पा रही है? पहली बात तो ऐसी है कि सब किसानों को वामपंथी विचारों से प्रभावित है ऐसा कहना गलत होगा जो आप कह रही है। नहीं, मैंने कहा मुट्ठी भर कुछ किसान नेता, मैंने मुट्ठी भर कुछ किसान नेता, मेरे शब्द ये थे जी। किसानों का आंदोलन करने वाले अलग अलग संगठन है, उनमें किसी का राजनीति से संबंध भी होगा, किसी का नहीं भी होगा। उनके ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, पर ये जो किसान आंदोलन करते हैं इसमें घुसकर कुछ वामपंथी नेताओं ने जो फोटो वहां लगाने का काम किया है, ये इस बात का द्योतक है कि इस आंदोलन को एडवांटेज लेकर इसको एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये करने वाले नक्सलवादियों का समर्थन करना, आतंकवादी विचारधारा के आधार पर इस प्रकार की एंटी नेशनल बातें करने वाले लोगों के फोटो को लेके आना, ये तो ये किसानों के आंदोलन का पार्ट भी नहीं। ये संगठन इसमें कोई इंटरेस्ट उल्टा, उसमें से कुछ संगठन ने कहा कि ये गलत है, हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं। ये कोशिश करने वाले कौन है ये ढूंढने की आवश्यकता है। और हमारा कहना है कि ये वामपंथी लोग हैं, इसमें इस प्रकार की कोशिश करके आग में पेट्रोल डाल के इसको आग लगाकर परिस्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को भटकाने की कोशिश हो रही। अब मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक ट्वीट आपको पढ़कर सुना रही हूं। उन्होंने मोदी जी को टैग करते हुए लिखा है कि 3 काले कानूनों का असर देखें जो बिहार में भाजपा जदयू ने साल 2006 में लागू किए थे। 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीद में केवल 793 मीट्रिक टन की ही सरकारी खरीद हुई। किसान को 1868 क्विंटल एमएसपी की जगह 800 मिल रहा है। अब सच क्या है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि किसानों का जो भी उत्पादन है उसको एमएसपी के आधार पर खरीदना सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार वो खरीदता है और भारत सरकार उस पैसे को देता है। और इस प्रोसेस में लगातार देश में खरीदी करना शुरू है। कहीं कम ज़्यादा होगा तो उसमें दुरुस्त किया जाएगा। और सरकार की कटिबद्धता एमएसपी के साथ है, उसके साथ सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। मैं ये विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ जगह समस्या ये कि राज्य सरकार के पास गोडाउन में जगह नहीं है, कुछ जगह रखने के लिए जगह नहीं है, कुछ जगह बरसात के कारण अनाज खराब हुआ है, तो वह सब समस्या है। उसके बाद भी राज्य सरकार के सहयोग से एमएसपी के आधार पर जो सरकार की कटिबद्धता है, सरकार उस वादे को निश्चित रूप से निभाएगी, ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में एक आखिरी जवाब आप नितिन जी जरूर दीजिएगा। आप किसानों को कैसे भरोसा दिलाते हैं उन 5 बिंदुओं के जरिए कि वो ये आंदोलन समाप्त करें और आपके साथ एक टेबल पर आए? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसान को बाजार समिति में जाकर अपने एवज का जो मूल्य मिल रहा है उससे ज्यादा मूल्य अगर बाहर मिलता है तो वो किसान का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसलिए इसमें किसान का फायदा है। दूसरा, बाजार समिति में जाते हैं तो वहां अनाज के ऊपर भी 2% दलाली देनी पड़ती है बिचौलियों को, और सब्जी और मार्केट में 7 से 8% देनी पड़ती है। तो मैं ये मानता हूं कि ये दोनों बचता है तो उसमें किसान का फायदा है। और तीसरी बात, बाजार समिति में जो मूल्य है उससे अगर ज्यादा मूल्य अगर मार्केट में मिलता है तो वो बेचने का किसान का अधिकार है, ये किसान के हित में है। दूसरी बात, कॉरपोरेट और ये वगैरह बात फालतू है। किसान के पास आज गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और कर्जे के बोझे के कारण वो जमीन में ना बीज बो सकता है, ना जमीन की नांगरटी कर सकता है, ना इलेक्ट्रिक का बिल दे सकता है, ना फर्टिलाइजर खरीद सकता है, ना ड्रिप लगा सकता है। और इसलिए कैपिटल लगाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आता है गांव का, वो भी दूसरा कोई यशस्वी किसान या कोई भी व्यक्ति आता है, कंपनी आती है, तो उसमें 2 साल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि खर्चा वो करेगा, उत्पादन जो मिलेगा उसमें खर्चा जाने के बाद आधा प्रॉफिट उसको मिलेगा, आधा उसको मिलेगा। अब मुझे बताइए, जो जमीन बंजर पड़ी हुई है जिसका गडकरी जी, जितनी क्लैरिटी सरकार के पास है उतनी ही क्लैरिटी जल्द से जल्द किसानों को मिले और ये जो गतिरोध है वो टूटे, हम यही उम्मीद जताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, इस चर्चा के लिए।
नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।